नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण की आज बात की जाएगी। आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है, आपका अपना फेवरेट शो। तो यूपी में चुनावी बिगुल तो बजा नहीं औपचारिक तौर पर, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने इस रण में कूदने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी पिछले 7 सालों से अपना लोहा मनवाती आ रही है इस पूरे सूबे में, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि इस बार की जो जंग है वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल होने वाली है। तभी तो किसान आंदोलन और महंगाई के जाल में फंसी बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का हथियार लेकर अब मैदान में कूद पड़ी है और एक तरीके से उसकी रणनीति बहुत साफ होती जा रही है। बीजेपी की चुनाव नीति कितनी कारगर है, आज इंडिया दरअसल यही जानना चाहता है। तो आज सबसे ज्यादा इंडिया यही जानना चाहता है कि किसानों के गढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी दौरे का मतलब क्या। 41% लोग इस खबर को टॉप प्रायोरिटी पर देखना चाहते हैं। वहीं इंडिया आज यह भी जानना चाहता है कि जिस तरह राकेश टिकैत किसान आंदोलन की जिद पर अभी भी अड़े हुए हैं, उससे पश्चिमी यूपी में किसको चुनावी फायदा हो सकता है, इस खबर को 26% लोगों ने देखना चाहा है। और आज इंडिया यह भी जानना चाहता है कि यूपी चुनाव में राम की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन राम राज्य की चर्चा क्यों नहीं की जाती, इस खबर को 14% लोगों ने देखना चाहा है। तो आज यूपी में 3 चुनावी तस्वीरें आई और 3 मुद्दे उन तस्वीरों पर हावी रहे। सहारनपुर से अमित शाह की रैली, जो कि आज सहारनपुर में हुई, पश्चिमी यूपी में, जो कि किसान आंदोलन का आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा गढ़ रहा इस बीते 1 साल में। इस रैली के बाद सवाल उठता है कि क्या चुनाव में ध्रुवीकरण हो सकता है। वहीं ललितपुर में, बुंदेलखंड के इलाके में, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री की रैली हुई, जिसमें उन्होंने योगी बनाम योग्य सीएम की बात करके लड़ाई सीधे सीधे दुतरफा करने की कोशिश की। तो तीसरी रैली मुरादाबाद में, पश्चिमी यूपी में, प्रियंका गांधी वाड्रा की हुई, जिनकी पार्टी पर ममता बनर्जी का तीखा हमला बीते 24 घंटे से जारी है कि कांग्रेस के पास थोपा हुआ नेतृत्व है, कोई स्वाभाविक नेतृत्व नहीं है। तो शुरुआत सहारनपुर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली से करते हैं, जिसमें हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की चुनावी कॉकटेल बनाने की कोशिश खुलेआम दिखाई दी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ट्रिपल तलाक आया। ट्रिपल तलाक के कानून को खत्म कर मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। कश्मीर आया। 5 अगस्त 2019 को संविधान से धारा 370 को खत्म करने का काम ये भारतीय जनता। राम मंदिर आया। प्रधानमंत्री जी ने आज अयोध्या में आसमान को छूने वाला राम मंदिर के निर्माण का काम। पलायन आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, आपको पलायन करने वाले उत्तर प्रदेश से पलायन कर देंगे। दंगे आए। एक जमाना था, दंगे होते थे, एक तरफा केस करने की प्रवृत्ति होती थी, और पाकिस्तान भी आ गया। आए दिन पाकिस्तानी आतंकवादी देश के अंदर घुसते थे, पाकिस्तान के घर में घुसकर जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 3 कृषि कानून वापस लेकर यूपी के चुनाव में बीजेपी ने जो बड़ा दांव खेला है, ऐसा लग रहा था कि सहारनपुर में गृह मंत्री अमित शाह उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन अपने 16 मिनट 20 सेकंड के भाषण में गृह मंत्री ने सिर्फ 47 सेकंड किसानों पर बोला, और वो भी गन्ना किसानों की बात करी। हमने कहा था कि किसानों को समय पर गन्ने का भुगतान मिलेगा, और मैं आज बताना चाहता हूं कि अब तक
90% किसानों का गन्ने का भुगतान करने का काम हो चुका है। अमित शाह को बीजेपी की राजनीति का चाणक्य माना जाता है और चुनावी मर्म को समझने वाले अमित शाह जानते हैं कि कृषि आंदोलन से हुए डैमेज से अगर निकलना है बीजेपी को तो फिर किसान आंदोलन से ज्यादा उन बातों पर असर डालना होगा जो हमेशा भाजपा को चुनाव में फायदा पहुंचाते हैं। दरअसल अमित शाह सहारनपुर की जिस धरती से संदेश दे रहे थे वो इलाका किसानों की मांग को लेकर अड़े राकेश टिकैत का है। कृषि कानून खत्म होने के बाद भी टिकैत टस से मस नहीं हो रहे। टिकैत का अड़ना यानी चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करना। अगर किसान खेत में नहीं जाएगा तो घास जम जाएगा, उनका नाश हो जाएगा उस किसान का, जो उनसा किसान खेत को नहीं देखे। और जो उनसे पॉलिटिकल आदमी हैं, ये अगर जनता के बीच में वोट नहीं मांगेंगे तो इनका नाश होगा। दरअसल पश्चिमी यूपी का पूरा गणित जाट और मुस्लिम वोटों पर टिका है। अगर किसान आंदोलन के चलते ये दोनों वोट एक पाले में आ गए तो बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी जीतना दूर की कौड़ी बन जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गृह राज्य मंत्री के साथियों ने, उनकी पार्टी के लोगों ने किसानों जो हक मांगने गए थे उनके ऊपर जीप चढ़ा दी। कोई सोच सकता है कि आज के समय पर किसानों को जीपों से कुचल दिया जाए? जिस सहारनपुर में अमित शाह पलायन और दंगे की याद दिला रहे थे, उससे 60 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर में कुछ दिन पहले टिकैत हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर साथ साथ बोल रहे थे। और उस वक्त कहते थे कि साहब उत्तर प्रदेश के अंदर हम तो परिवर्तन कर देंगे, मगर परिवर्तन के साथ हमारा जो पलायन हो रहा है वो क्या कम होगा? मैंने उनको कहा था कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, आपको पलायन करने वाले उत्तर प्रदेश से पलायन करते जाएंगे। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर के नारे लगते थे, हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। पश्चिमी यूपी पर बीजेपी और टिकैत दोनों का गणित टिका हुआ है। चुनाव में अगर बीजेपी को नुकसान होता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह टिकैत ही होंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी अगर टिकैत के असर को कम करने में कामयाब हुई तो पश्चिमी यूपी के रास्ते लखनऊ का उसका सफर आसानी से तय हो जाएगा। सहारनपुर से संवाददाता नीरज पांडे की रिपोर्ट। तो अमित शाह आज यूपी के जिस इलाके पे थे उस जगह पर किसान आंदोलन का बेहद जबरदस्त असर रहा बीते एक साल में। पिछली बार इस पश्चिमी यूपी के इलाके में बीजेपी को बम्पर वोट मिले और सीटें भी बम्पर मिली, लेकिन इस बार हालात थोड़े से बीजेपी के लिए कठिन दिखाई दे रहे थे। इसीलिए आज की लीड स्टोरी पर मेरी राय अब आपके सामने रखता हूं। आज की लीड स्टोरी पर मेरी राय है कि कृषि कानून भले खत्म हो गए हो, लेकिन किसानों के आंदोलन पर अभी भी अड़े होने से पश्चिमी यूपी में बीजेपी की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, और अगर आप असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। इस पूरे शो के दौरान आप अपनी राय मिस्ड कॉल देकर हमको भेज सकते हैं। आखिर में फाइनल रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि कितने लोगों ने मेरी राय के साथ वोट किया और कितने मेरे खिलाफ रहे। एक बार फिर राय दोहरा देता हूं ताकि आपको मिस कॉल देने में कोई कंफ्यूजन ना रहे। किसानों के अड़े होने से बीजेपी की मुश्किलें पश्चिमी यूपी में खत्म नहीं हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर में थे जहां किसान आंदोलन का प्रभाव है, लेकिन किसानों के सवाल से ज्यादा अमित शाह ने दूसरे मुद्दों को उठाया जिनमें दंगे से पलायन तक जैसे चुभते हुए सवाल हैं। इन सब के बीच पश्चिमी यूपी में कुछ बड़ी चुनौतियां बीजेपी के सामने मुंह बाए खड़ी हुई हैं। किसान आंदोलन स्वयं में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसी इलाके से किसान नेता राकेश टिकैत आते हैं जिन्होंने बीजेपी को हराने की बात बार बार की है और अभी भी कर रहे हैं। दूसरी चुनौती समाजवादी पार्टी और इस इलाके की बड़ी पार्टी आरएलडी का संभावित गठजोड़ है, जो कि अनाउंस हो गया है। बीजेपी की मुश्किलें ये गठबंधन भी इस इलाके में बढ़ा सकता है, क्योंकि तब जाट, मुस्लिम और यादव वोटों का गठजोड़ बीजेपी के लिए परेशानी खड़ा करेगा। तीसरी चुनौती
जाट और मुस्लिम एकता की है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद इन दोनों समुदाय के रास्ते अलग अलग हो गए थे, जिसका फायदा 14 में बीजेपी को मिला था। जाट बीजेपी से अब नाराज बताए जाते हैं किसान आंदोलन के चलते, और इनके साथ अगर मुस्लिम जुड़ गए जो कि इस इलाके में काफी बड़ी संख्या में हैं, तो 44% वोट बीजेपी के विरोध में सीधे सीधे खड़ा होता दिखाई देता है। और एक और बड़ी चुनौती लखीमपुर हिंसा में किसानों की नाराजगी को दूर करना है, क्योंकि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर गाड़ी से किसानों को रौंदने का आरोप लगा था। वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके पिता जो कि देश के गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनके ऊपर भी मुकदमा है और उनको भी पद से हटाकर गिरफ्तार करने की बात इस इलाके के किसान अभी भी सरकार के सामने बार बार कर रहे हैं। और इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की कोशिश इस चुनाव को सीधे सीधे योगी बनाम अखिलेश करने की दिख रही है। यानी आपसी फाइट है, बायलैटरल फाइट है, ना कि ये कि और पार्टियां भी इस चुनावी मैदान में हों। आज बीजेपी के गढ़ ललितपुर में अखिलेश ने योगी पर चुन चुनकर करारे तौर पर वार किया। देखिए मेरे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट, अजय दुबे ने यह फाइल की। ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि लखनऊ में जो बैठे उनका मौसम खराब होगा। बताओ, आप योगी सरकार चाहते हो कि योगी सरकार चाहते हो? अब के चुनाव में हमरे वोटन का ऐसा रेला हुई अखिलेश का योगी पर सबसे बड़ा हमला। ये चिलमजीवी लोग उत्तर प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकते। हम तो कह रहे हैं उन लोगों से कि जो मुख्यमंत्री आवास में धुएं के धब्बे लग गए हों तो मिटा दो, क्योंकि नई सरकार आने वाली है। आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के दौरान पीएम मोदी ने आंदोलन जीवी का शब्द दिया था। अब अखिलेश उसी सीरीज में नया शब्द लेकर चुनाव में उतर गए हैं, चिलमजीवी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संत वाली छवि पर अखिलेश का ये सीधा हमला है। ये मुख्यमंत्री योगी नहीं है, ये योगी वही होता है जो दूसरे का अपना दुख समझे। हमने तो यही पढ़ा है गीता में। बताओ, ये मुख्यमंत्री योगी हैं कि नहीं हैं? अखिलेश यूपी की जनता को संदेश देने की कोशिश में है कि कोई बाबा यूपी का विकास नहीं कर सकता। नौजवानों, पूछो मुख्यमंत्री जी से 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे हमें, जो अभी तक नहीं बांट पाए। टैबलेट दी, 4.5 साल से टैबलेट ही नहीं दे पाए। और ये मुख्यमंत्री क्यों देंगे आपको लैपटॉप? क्योंकि ये मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते। जब 100 नंबर था तो पुलिस ठीक थी, और ये 100 नंबर का इंतजाम इसलिए किया था कि जिससे कि हमारा गरीब, हमारे किसान या गांव में रहने वालों को कोई तकलीफ हो, झगड़ा हो, परेशानी हो तो उन्हें थाने में न जाना पड़े। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी आए, इन्होंने 100 का 12 कर दिया। 100 का 12 कर करके हमारी पुलिस को पूरा कबाड़ा कर दिया। अब जरा अखिलेश यादव के गणित को समझिए। अखिलेश योगी की योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी संत वाली छवि पर अटैक कर रहे हैं, कोरोना, महंगाई जैसे मुद्दों पर सीधे योगी को घेर रहे हैं। ऐसा करके वो यूपी चुनाव को अखिलेश वर्सेस योगी बनाने की कोशिश में हैं। नोटबंदी हुई तो लाइन में लग गए हम लोग। जब बीमारी आई तो दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए लाइन में लगे। ये पता नहीं कैसे भाजपा के लोग हैं, कोई फैसला लेते हैं उसमें लाइन में लगना पड़ता है। एक तरफ योगी अखिलेश पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, तो अब अखिलेश भी उसी परिवारवाद के जरिए जवाब देते हैं। जहां जातिवाद होगी, जहां वंशवाद और परिवारवाद हावी होगा, वहां विकास और राष्ट्रवाद के लिए कोई जगह कैसे हो सकती है? सत्ता में बैठे लोग कहते हैं परिवारवाद, परिवार परिवार। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिनके परिवार होते हैं वही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते।
अखिलेश के इस बढ़े हुए हौसले की एक और वजह है, वो वजह है अखिलेश के साथ जुड़े साथी। अखिलेश और उनके साथियों को यकीन है कि जाति गणित को साध कर इस बार वो योगी को सत्ता से खदेड़ देंगे। वहां खेला होबे का नारा लगा था बंगाल में, और आज से नारा लगेगा कि अब उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होबे। खदेड़ा होबे कि ना होबे? होबे। दूसरा नारा, जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। 5 साल सत्ता में रहने के बाद चुनाव में जाना किसी भी सरकार के सामने चुनौती होती है, क्योंकि उसे अपने कामों का हिसाब जनता को देना होता है। योगी के कामों का हिसाब किताब करके अखिलेश ये बताना चाहते हैं कि वही हैं मुख्यमंत्री पद के सबसे योग्य दावेदार। ललितपुर से संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। यूपी की त्रासदी है, बल्कि कहिए कि देश की त्रासदी है कि गरीबी हटाने की बात होती है लेकिन गरीबी हटती नहीं है। 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उस नारे ने इंदिरा गांधी को 1971 का लोकसभा चुनाव जितवा दिया, लेकिन उस नारे के 50 साल बाद भी गरीबी नहीं हटी, बल्कि सत्ता से तमाम राजनीतिक दल आते रहे और हटते रहे। हाँ, गरीबी नापने के लिए तरीके और मापदंड जरूर बदलते रहे। अब यूपी को लीजिए, भले यहाँ राम नाम की धूम मची है, लेकिन राम राज्य के हालात नहीं दिखाई देते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। नीति आयोग की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूँ। बहुआयामी गरीबी के पैमाने पर यूपी देश का तीसरा सबसे गरीब राज्य है। यहाँ 38% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। कुपोषण के मामले में यूपी चौथे नंबर पर आता है। यूपी की 44% आबादी कुपोषण का शिकार है, जिसका असर जीडीपी में 4% के नुकसान के रूप में आंका जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या लगातार गिर रही है। इस मामले में यूपी देश में 5वें नंबर पर है। ऐसे छात्रों की संख्या यूपी में 18% है। संपत्तिहीन लोगों के मामले में उत्तर प्रदेश 19वें नंबर पर आता है। यहाँ कुल आबादी के 12% हिस्से के पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है। खाना बनाने वाले ईंधन की कमी के मामले में यूपी आज देश में 13वें नंबर पर है। ऐसे में 1,67,00,000 घर हैं। हालांकि 2015-16 में यूपी 11वें नंबर पर था, यानी अखिलेश की तुलना में योगी राज में चूल्हा जलाना आसान हो गया है, पहले और मुश्किल था। वैसे ही साफ सफाई की कमी के मामले में यूपी अब 8वें नंबर पर है। 31% आबादी अभी भी स्वच्छता से दूर है। हालांकि अखिलेश के समय में 2015-16 में यूपी स्वच्छता में कमी के मामले में 6ठे नंबर पर था और करीब 64% की आबादी की जिंदगी में साफ सफाई नहीं थी। ये वो बुनियादी सवाल है जिन पर कायदे से चुनाव लड़े जाने चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को ये मामले जनता के सामने रखने चाहिए, रैलियों में इस पर भाषण देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भगवान राम का नाम लेना आस्था का विषय है, लेकिन राम राज्य तो एक बेहतर शासन व्यवस्था का नाम है। फिर राजनेता राम की चर्चा तो करते हैं, लेकिन राम राज्य की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? इसको समझने के लिए आपको हमारी एक खास रिपोर्ट देखनी होगी। श्री रामचंद्र कृपालु। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा है। वो आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता। बीजेपी के हर नेता की जुबान पर कभी राम का नाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो कभी कृष्ण का। चुनाव आया तो कहीं भगवान कृष्ण का नाम तो कहीं राम का नाम, लेकिन शासन व्यवस्था में राम के नाम से ही जुड़ा है राम राज्य। राम के भक्त योगी आदित्यनाथ जिस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वहां अयोध्या में दिवाली पर लाखों दिए तो जलते हैं, लेकिन क्या उस सूबे में राम राज्य है? आज़ादी के बाद पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर राम राज्य की स्थापना हुई है। जितने भी अपराधी हैं वो या तो अपने प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या बिलों में घुस गए हैं। राम राज्य की उस अवधारणा को वास्तविकता के धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। राम राज्य में क्या था
कि सबका विकास हो, जो आज मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, उसी अवधारणा को लागू कर रहे हैं योगी जी। अब चलिए बीजेपी के इस राम राज्य को विकास के पैमाने पर तौलते हैं। राम राज्य का मतलब हर तरफ खुशहाली, सबको रोजगार, सबको शिक्षा, सबको अच्छा स्वास्थ्य, अपराध मुक्त शासन, गरीबी मुक्त समाज। अब इन पैमानों पर यूपी की सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, ये भी समझ लीजिए। अप्रैल 2017 से नवंबर 2021 तक यूपी में रोजगार दर बढ़ी है। शिक्षा की बात करें तो नए स्कूल कॉलेज भी खुले हैं, लेकिन लोगों को शिक्षित करने की दिशा में बहुत काम अभी बाकी है। स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना की दूसरी लहर में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। अपराध की बात करें तो पिछली सरकार की तुलना में क्राइम रेट बढ़ा है, हालांकि हत्या और डकैती के मामलों में कमी आई है। यूपी सरकार कानून व्यवस्था सुधारने की बात करती है, लेकिन खुद पुलिस ही अक्सर सवालों के घेरे में आ जाती है। हिरासत में हुई मौतों से राम राज्य के दावे पर गाहे बगाहे सवाल उठने लगते हैं। जय जय श्री राम। इतनी जाने कहीं नहीं गई जितना उत्तर प्रदेश में गई। कोई कल्पना कर सकता है कि 2 फीट के पाइप से कोई फांसी लगा सकता है? ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। यानी विकास की बात करें तो कई इलाकों में सुधार हुआ है, लेकिन ये बहुत कम है। सिर्फ आंकड़ों के जरिए असल हकीकत को समझा नहीं जा सकता। यही वजह है कि एबीपी न्यूज ने उन 2 शहरों के लोगों से बात की जो शहर बीजेपी की राजनीति का केंद्र हैं, यानी श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और कृष्ण की नगरी मथुरा। जी हाँ, बिल्कुल सर, खुश है। गुंडाई खत्म हो गई है, लोगों को राशन मिल रहे हैं। जैसे मेडिकल सेवाओं से लेकर के और गरीबी में लोगों तक समय समय पर खाना पहुंचाने से संबंधित चीजों में सरकार फेल नहीं है। यूपी सरकार पूरी तरह फेल है, इसे तो बदलना जरूरी है। अब तक की जितनी भी सरकार आई है, उन सब सरकारों में हमारी योगी जी की सरकार सबसे सुपर है, नंबर 1 है। यानी बीजेपी के राम राज्य को लेकर लोगों की मिली जुली राय है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे लेकर यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। राम तो इनके एक ठीहा बन गए हैं वोट लेने का तरीका। उसको राम राज्य न कह करके स्वच्छ प्रशासन वाला राज कहिए, भ्रष्टाचार मुक्त वाला राज कहिए, लोगों को नौकरी देने वाला राज करिए, जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने का राज करिए। रामचंद्र जी को जितनी बेइज्जती इन्होंने करी है, शायद ही किसी ने करी हो। वो महान शख्सियत है और उनको सभी उनकी इज्जत करते हैं। हिंदू मुसलमान सभी उनकी इज्जत करते हैं जी। उनको ऐसे विवादों में घसीटना, उनका इस तरह से इस्तेमाल करना, मैं तो समझता नहीं कि ये एक अच्छे हिंदू कर सकता है। जब भी ऐसे शासन की बात होती है जिसमें न्याय हो, जिसमें खुशहाली हो, तो भगवान राम की याद लोगों को आती है। कलयुग में भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति तो खूब होती है, लेकिन शासक के तौर पर श्री राम के दिखाए रास्ते पर चलना आसान नहीं है। दरअसल राम राज्य की जो परिकल्पना है वो ऐसी है कि सब कोई सुखी हो, सबके पास काम हो, सबके पास रोटी कपड़ा मकान हो, यानी विकसित इलाका हो। लेकिन विकास के लिए पैसा चाहिए और इसके लिए विदेशी निवेश की बात होती है। उत्तर प्रदेश विदेशी निवेश के मामले में भी फिसड्डी ही साबित हुआ है। 2017-18 में यूपी में 578 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हुआ, जो देश में हुए 2,89,000 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश का सिर्फ 0.20% था। अगले साल ये निवेश 234 करोड़ रुपए का था, जबकि देश में ये निवेश 3,09,000 करोड़ रुपए का था, यानी कुल निवेश का सिर्फ 0.07% यूपी में आया। अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 के बीच 6 महीने में यूपी में निवेश सिर्फ 33 करोड़ रुपए का हुआ, जबकि देश में 1,82,000 करोड़ का हुआ, यानी यूपी में हिस्सेदारी सिर्फ 0.02% की रही। वैसे ही अक्टूबर 2019 से जून 2021 के बीच यूपी में विदेशी निवेश 5,212 करोड़ रुपए का हुआ, जबकि देश में 7,43,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, यानी 0.70%। इस तरह देखें तो 4.25 साल में यूपी में कुल विदेशी निवेश 6,057 करोड़ रुपए का हुआ है, जो देश भर में हुए 15,24,000 करोड़ रुपए के सिर्फ 0.40% ही है।
यूपी देश के बड़े सूबों में आता है और सबसे अधिक आबादी वाले सूबों में भी यूपी की गिनती होती है, तब विदेशी निवेश का ये हाल है। और अब आपको आज की लीड स्टोरी पर अपनी राय दोहरा देता हूं। मेरी राय यह है कि कृषि कानून भले खत्म हो गए हों, लेकिन किसानों के आंदोलन पर अड़े होने से पश्चिमी यूपी में बीजेपी की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। अगर आप मेरी राय से सहमत हैं या नहीं हैं, इसके लिए आपको मिस कॉल देना है। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है 7823944001 सहमत के लिए, और अगर असहमत हैं तो 7823944002 पर आप मिस कॉल दे सकते हैं। अभी तक 63% लोग मेरी इस राय से सहमत हैं कि किसानों के अड़े होने की वजह से बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। आगे बढ़ने से पहले आज की लीड स्टोरी पर अपनी राय दोहरा देता हूं, और मेरी राय यह है कि कृषि कानून भले खत्म हो गए हों, लेकिन किसानों के आंदोलन पर अड़े होने की वजह से पश्चिमी यूपी में बीजेपी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस कॉल दें, और अगर असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस कॉल दें। अभी तक 66% लोग मेरी इस राय के साथ सहमत हैं। कार्यक्रम के आखिर में फाइनल नतीजे भी आपके सामने जरूर रखेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं। अब बात ममता के उस बयान की जो उन्होंने कल दिया था, लेकिन आज कांग्रेस ममता पर आग बबूला है। कांग्रेस पूछ रही है पीएम मोदी ममता के प्रेरणा स्रोत तो नहीं बन गए हैं, या फिर ममता सीबीआई और ईडी के डर से परेशान हो चुकी है। मुंबई से शुरू हुआ ये सियासी दांव का खेल कैसे दिल्ली होते हुए बंगाल के घोटाले तक पहुंच गया है, इसको समझने के लिए आपको देखनी होगी मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जो बताती है कि ममता को कांग्रेस क्यों पसंद नहीं आ रही है। क्या केंद्रीय एजेंसियों से डर गई है ममता? छोटी छोटी बातों से घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कर लेगी ईडी, क्या कर लेगा कोई, क्या कर लेगा आईटी, क्या कर लेगा सीबीआई? क्या भतीजे के मुंह में ममता ने बदल लिया पाला? अगर आप ऐसा डिस्करेज करते हो तो मैं समझता हूँ कि ये इससे बीजेपी को मदद होती है। क्या ममता को खेला होबे का डर सता रहा है? ये ऑक्सीजन सप्लायर बीजेपी पार्टी के लिए अभी ममता बनर्जी बन चुकी है। ये उनका दो मुहिया, उनका सियासत चल रहे हैं। ये सारे सवाल हम नहीं, कांग्रेस उठा रही है। आरोप लगा रही है कि कल तक जिस यूपीए के नाम का ममता आचमन किया करती थी, वो अब इसलिए यूपीए से अलग राह पर चलने की वकालत करने लगी हैं क्योंकि उन्हें डर सताता है कि सीबीआई और ईडी उनके भतीजे को भ्रष्टाचार के मामले में कहीं तड़ीपार न कर दे। क्या कर लेगी ईडी, क्या कर लेगा कोई, क्या कर लेगा आईटी, क्या कर लेगा सीबीआई? अरे हिम्मत रखो, जेल जाएंगे जेल में। क्या डरते हैं हम लोग? मेरा लीडर लड़ रहा है, फील्ड पे है, हर जगह जा रहा है। लड़ाकू लोगों को अगर आप ऐसा डिस्करेज करते हो तो मैं समझता हूँ को ये इससे बीजेपी को मदद होती है। सीबीआई ईडी का नाम लेकर कांग्रेस दीदी पर लानत क्यों भेज रही है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले दीदी का मुंबई में दिया वो बयान सुनिए जिसके बाद कांग्रेस बिदक गई। अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? शेयर करेगा बैठ के। दीदी ने जब ये बयान दिया था, कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे, तब एनसीपी प्रमुख शरद पवार उनके बगल में थे और कुछ हद तक ही सही लेकिन सहमत भी नजर आ रहे थे। और इसी बात ने कांग्रेस को आग बबूला कर दिया है। इसीलिए कांग्रेस दीदी पर कभी नरम तो कभी गर्म हो रही है। कांग्रेस इस पॉलिटिकल पिक्चर का ये सार निकाल रही है कि दीदी एनसीपी को साथ लेकर यूपीए की नींव हिलाना चाहती है ताकि कांग्रेस औंधे मुंह गिर जाए, लेकिन इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। क्या ममता जी भी वही नहीं कर रही जो मोदी जी कर रहे हैं? मोदी जी भी विधायक खरीदते हैं, ममता जी भी विधायक खरीदती हैं। मोदी जी भी पार्टियां तोड़ते हैं, ममता जी भी पार्टियां तोड़ती हैं। कहीं ना कहीं वो फांसीवादी सोच जिससे वो लड़ने की बात करती हैं,
वो फांसीवादी सोच ही उनकी प्रेरणा तो नहीं बन गया कि मिले सूर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा। यही आज ममता बनर्जी की रवैया है बीजेपी की खुशी करने के लिए। अब ये जान लीजिए कि आखिर इस सियासी बहस में सीबीआई ईडी की एंट्री कैसे हुई। तो ये पूरा मामला है नवंबर 2020 का। तब पहली बार सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोल फील्ड घोटाले में छापेमारी की थी। जांच में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी का भी नाम सामने आया था। सीबीआई ने कोल घोटाले के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी अनूप मांझी से खासम खास सहयोगियों नीरज और अमित पर अपना शिकंजा कसा था। सूत्रों के मुताबिक अनूप मांझी के कहने पर नीरज सिंह कोलकाता में नेताओं को दी जाने वाली रकम का हिसाब रखता था, जबकि अमित पुरुलिया और बांकुरा में नेताओं को दी जाने वाली रकम का हिसाब रखता था। सूत्रों ने बताया कि इन दोनों ने सीबीआई से हुई पूछताछ में अहम तथ्य दिए थे, लेकिन सीबीआई जब इनके बयानों के आधार पर आगे बढ़ी तो ये दोनों गायब हो गए। सीबीआई को लेन देन से जुड़े दस्तावेज भी मिले थे। पता ये भी चला था कि घोटाले की रकम ममता के भतीजे अभिषेक के परिजनों तक भी पहुंची, जिसमें से काफी रकम विदेशों में भी जमा कराई गई है। इसी आधार पर सीबीआई ने अभिषेक की पत्नी रुजिरा और उसकी साली मेनका समेत कई लोगों से पूछताछ की थी। हालांकि पूछताछ के दौरान इन लोगों ने इस घोटाले से किसी भी तरह का कोई संबंध होने से साफ इनकार कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई इस मामले में अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि अब तक हुई पूछताछ के दौरान कुछ लोगों ने अभिषेक बनर्जी समेत टीएमसी के कुछ और नेताओं के नाम लिए हैं। सूत्रों ने बताया कि अभिषेक से पूछताछ के पहले सीबीआई तुरुप के पत्ते अपने हाथ में रखना चाहती है। साथ ही उन लोगों से भी अभिषेक बनर्जी का आमना सामना कराना चाहती है जिन लोगों ने पूछताछ के दौरान अभिषेक का नाम लिया है। मतलब ये कि सीबीआई और ईडी की टीम कभी भी अभिषेक बनर्जी की तहलीज पर दस्तक दे सकती है। कांग्रेस का आरोप है कि ममता इसी से डरी है और बीजेपी की राह पर चल पड़ी है। ममता दीदी की पार्टी वैसे तो पश्चिम बंगाल तक सीमित है, थोड़ा बहुत त्रिपुरा में उसने जोर लगाने की कोशिश की, लेकिन त्रिपुरा के अभी लोकल बॉडी इलेक्शन में क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC दरअसल सपना देख रही है कि ऑल इंडिया कांग्रेस बन जाए, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कांग्रेस आज भी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम, लेकिन देश के हर राज्य में कांग्रेस की पैठ और वोट और थोड़ी बहुत पकड़ भी है। ऐसे में बगैर कांग्रेस के ममता के लिए दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। मैं आपको इसे भी अब समझा देता हूं। पहली बात तो यही कि कांग्रेस अब भी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 19.46% वोट मिले थे, यानी देश का हर 5वां वोट कांग्रेस को गया था। देश में कई बार तीसरा मोर्चा बना, उनमें से कुछ मोर्चा सरकार बनाने तक पहुंचे भी, लेकिन एक VP सिंह को छोड़कर हर मोर्चा सरकार को कांग्रेस की बैसाखी की ही जरूरत पड़ी, चाहे वो देवेगौड़ा की सरकार रही हो या फिर इंद्र कुमार गुजराल की। इसके अलावा चरण सिंह और चंद्रशेखर की सरकारें भी बनी तो कांग्रेस के समर्थन से ही बनी थी। रही बात ममता बनर्जी की, तो पश्चिम बंगाल में जरूर उनके नाम का डंका बजता है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि उनका कोई देशव्यापी प्रभाव नहीं रहा। वो जोर शोर से त्रिपुरा में उतरी थी और बड़ी बुरी तरीके से उनकी पार्टी ने मुंह की खाई है। फिर ममता की तरह ही दूसरे राज्यों में कई क्षेत्रीय नेता हैं जो प्रभावशाली हैं अपने अपने सूबों में और जिनकी महत्वाकांक्षाएं भी दिल्ली दरबार तक पहुंचने की हो सकती हैं, होती रही हैं। कुछ छुप के बोलते हैं, कुछ जोर से बोलते हैं। क्षेत्रीय राजनीति में भले ही दूसरे दल कांग्रेस पर भारी पड़े, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में ममता बनर्जी कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ममता का ये कॉन्फिडेंस एकाएक बढ़ा तो कैसे बढ़ा? आपको इस सवाल का जवाब हमारी इस खास रिपोर्ट में जरूर मिलेगा। जब किसानों का मुद्दा आया तो मोर्चे पर दिखे राहुल और कांग्रेस। जब महंगाई का मुद्दा आया तो मोर्चे पर दिखे राहुल और कांग्रेस। जब बीजेपी को घेरने की बात आई तब भी मोर्चे पर दिखे राहुल और कांग्रेस। जब राज्यसभा से सांसदों के निलंबन का मुद्दा आया तो मोर्चे पर दिखे राहुल और कांग्रेस। 2014 से लेकर अब तक जब भी विरोध की लहर उठी,
या प्रदर्शनों का दौर चला, कांग्रेस हर राजनीतिक घटना का झंडा बरदार रही है। लेकिन ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस अब उसी कांग्रेस पर नहीं रहा और दूसरे छोटे दल भी कांग्रेस के सीने पर मूंग दल रहे हैं। जो दल विपक्षी बंटवारे के बारे में बात करते हैं, उनको ये आत्म मंथन करना पड़ेगा कि ऐसे बयानों से सबसे ज्यादा प्रसन्न बीजेपी होती है। कहाँ है यूपीए? वेयर इज यूपीए? मतलब यूपीए है ही नहीं, आप तो कह रहे हैं। आई डोंट नो। कार्यक्रम पहले तय हो, व्यक्ति केंद्रित विमर्श में नहीं। कोई चीज खत्म हो रही है नहीं हो रही है, लोग जिंदा है और जिंदा लोगों को अपनी बेचैनी और परेशानी से निकलने के लिए सबसे पहले कार्यक्रम पर We are all anti BJP. There is no UPA. तो there is no UPA आप कह रहे हैं? Yes, I am saying that. तो फिर जो है अगर जरूरत पड़ी गठबंधन बनता है तो आप ममता दीदी के साथ होंगे या कांग्रेस के साथ? वो टाइम पे देंगे। इन बयानों का मतलब ये है कि दीदी की वजह से छोटे दलों की हसरत भी अब बड़ी हो गई है। इसीलिए वो लिबिर नहीं कर रहे, बल्कि खुलकर फुल इज्जत मांग रहे हैं। वजह कांग्रेस का लगातार गिरता ग्राफ। 2019 में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 421 सीटों पर लड़ी, लेकिन जीती सिर्फ 52, स्ट्राइक रेट रहा 12% का। वहीं टीएमसी 62 सीटों पर लड़ी और 22 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 35% का। एनसीपी 35 सीटों पर लड़कर 5 सीटें जीत गई, स्ट्राइक रेट 15% रहा। जीत के इसी स्ट्राइक रेट ने टीएमसी और एनसीपी को साथ आने का कॉन्फिडेंस दिया। दूसरी वजह यह भी है कि देश के सिर्फ 3 ही राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस अपने दम पर सरकार चला रही है। बाकी के 3 राज्यों में उसकी भूमिका छोटे भाई की यानी सहयोगी की है, जबकि 6 राज्य ऐसे हैं जहां दूसरे विपक्षी दलों की अपनी सरकार है। इसीलिए पूरा विपक्ष अब ये जताने में जुटा है कि कांग्रेस को जितनी इज्जत वो दे रहे हैं, चुपचाप ले लेनी चाहिए और जो ताकतवर है उसको फैसले का विशेषाधिकार सौंप देना चाहिए। और इसी बात पर बीजेपी चुटकी ले रही है। न बुआ साथ है, न बबुआ साथ है, न दीदी साथ हैं, न शरद पवार जी चाचा साथ हैं हमारे। सारे दल अलग हो गए तो बिना शरीर के ये आत्मा महज प्रेतात्मा बन के घूमेंगे। कांग्रेस अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और सच ये भी है कि ऐसे समय में जब राहुल गांधी को कार्यकर्ताओं में जान फूंकनी चाहिए थी, वो विदेश के दौरों पर चले जाते हैं। जरूरत इस बात पर भी आत्मचिंतन की है कि आखिर उसकी लोकप्रियता क्यों कम हो रही है। ममता बनर्जी बंगाल से निकलकर दिल्ली तक अपनी दस्तक देना चाहती हैं और उन्होंने इसके लिए पहली रणनीति ये बनाई कि कांग्रेस में सेंध लगाना शुरू किया। माना जाता है कि ममता की हर राजनीतिक रणनीति के पीछे दिमाग उनके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की है। हम प्रशांत किशोर का ट्वीट आपको दिखाते हैं। प्रशांत किशोर ने जो आज सुबह ट्वीट किया था, आप उस ट्वीट को देखिए। प्रशांत किशोर ट्वीट करते हैं, एक मजबूत विपक्ष के लिए कांग्रेस जिस आइडिया और स्पेस का प्रतिनिधित्व करती है ये जरूरी है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व किसी व्यक्ति का क्षेत्रीय अधिकार नहीं है, खास तौर पर तब जब पार्टी पिछले 10 सालों में 90% से अधिक चुनाव हार गई हो। विपक्ष के नेतृत्व का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की जब से कांग्रेस पार्टी में अंदर आने के रास्ते बंद हुए हैं, उसके बाद प्रशांत किशोर किसी बदले के तौर पर कांग्रेस को कमजोर करने और ममता को मजबूत करने के इरादे के साथ रणनीति बना रहे हैं, जिसमें ममता को फायदा हो रहा है और कांग्रेस परेशान घूम रही है। ममता बनर्जी बंगाल से निकलकर, जैसे मैंने बताया, राष्ट्रीय राजनीति पर छाने के लिए बेताब है। वो कलकत्ता में एक निवेश सम्मेलन करने वाली हैं, जिसके लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिल रही हैं। आज ममता की मुलाकात मुंबई के दौरे के दौरान गौतम अडानी से हुई। ममता के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए गौतम अडानी ने अगले साल अप्रैल में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में शामिल होने के लिए अपना उत्साह भी दिखाया है। यानी ममता अब राष्ट्रीय स्तर पर विकास के लिए काम करने वाली राजनेता की छवि बना रही हैं। और अब आप बात करेंगे कोरोना वायरस की। जो ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में नए खतरे का सबब बना हुआ है, उससे भारत अब तक बचा हुआ था, लेकिन ओमिक्रॉन ने अब भारत में दस्तक दे दी है। हमारे बीच ये विदेशी बीमारी, ये विदेशी वायरस पहुंच गया है। आज कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केस मिले हैं। इनमें से एक शख्स विदेशी है और 20 नवंबर को बेंगलुरु आया था। कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद इसे प्राइवेट होटल में आइसोलेट कर दिया गया है। 27 नवंबर को यह शख्स दुबई लौट गया।
इस शख्स से जुड़े सारे कॉन्टैक्ट नेगेटिव अभी तक पाए गए हैं। 46 साल का जो दूसरा शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित है वो स्थानीय है। 22 नवंबर को ये पॉजिटिव पाया गया। इस शख्स की कोई ट्रैवल हिस्ट्री अभी तक नहीं मिली है। इसके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट में 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें, दुनिया भर में ओमिक्रॉन वायरस के 328 कुल मरीज हैं। 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटका में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफ़ी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट इसका नाम है, बहुत तेजी से फैलता है। सिम्टम लगभग वैसे ही है जैसे कि कोविड में होते थे या डेल्टा वेरिएंट में होते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना का ये नया वेरिएंट हमको फिर से सतर्क रहने के लिए अलार्म बजा रहा है। हम आपको डरा नहीं रहे, कोई पैनिक मत करिएगा, लेकिन सचेत जरूर रहिए। हमारा कर्तव्य है आपको सतर्क करने का। कोरोना का वेरिएंट ओमिक्रॉन जरूर नया है, लेकिन बचने के रास्ते वही पुराने हैं जो हम लगातार जानते हैं। बीते 1-1.5 साल से हम उसकी प्रैक्टिस भी करते आ रहे हैं। आप वैक्सीन लगवा चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगवाई है तो ज़रूर लगवा लीजिए, क्योंकि वैक्सीन एक बड़ा बचाव है। और इसके लिए एक और महत्वपूर्ण कदम है कि आप मास्क ज़रूर पहनिए और मास्क को ठीक तरीके से पहनिए। नाक और मुंह दोनों इलाके मास्क के छुपे होने चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर के वक्त भी एबीपी न्यूज़ ने #मास्कअप इंडिया नाम की मुहिम शुरू की थी। आप इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। अपनी मास्क वाली सेल्फी हमें भेजिए। ये तस्वीरें रोज़ हम इंडिया चाहता है में दिखाते हैं। कोशिश रही है कि आपकी तस्वीरों के जरिए देश के और लोगों को भी हम प्रेरित कर सकें कि आपकी तस्वीर भी मास्क पहनने पर इंडिया चाहता है कि मंच पर आ सकती है। आप देश भर में हीरो के तौर पर छा सकते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।